हेलो क्लास 9। आज जियोग्राफी में नेचुरल वेजिटेशन ऑफ वेस्ट बंगाल, एग्रीकल्चर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड इंडस्ट्रीज़ ऑफ वेस्ट बंगाल हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी अपनी जियोग्राफी बुक ओपन कर लीजिए, जिसमें चैप्टर है वेस्ट बंगाल। उसमें से ये सब टॉपिक्स आज हम लोग कवर करेंगे। सो लेट्स मूव अहेड। तो बच्चों, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ वेस्ट बंगाल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके ऑनलाइन एवेल्यूएशन 3 का सिलेबस है, यहाँ से स्टार्ट है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि वेस्ट बंगाल का कितना परसेंट हिस्सा फॉरेस्ट के अंडर में आता है। तो वेस्ट बंगाल में 16% जो टोटल एरिया है वेस्ट बंगाल का, उसका 16% फॉरेस्ट के अंडर में है। अब वेस्ट बंगाल में जो नेचुरल वेजिटेशन है उसके कितने पार्ट्स में उसको बांटा गया है, तो टोटल 5 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ये नॉर्दर्न माउंटेन्स की तरफ है यहाँ पर। फिर दूसरा है मिक्स्ड फॉरेस्ट, ये टेराई डुआर्स जो एरिया है वहाँ पर मिलते हैं। और डेसिडियस फॉरेस्ट जो कि वेस्टर्न प्लेटू की तरफ यहाँ मिलते हैं। और नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द प्लेन, और प्लेन पे यहाँ पे जो नेचुरल वेजिटेशन उगते हैं। और सुंदरवन के जो लिटरल फॉरेस्ट है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो टोटल 5 तरह के नेचुरल वेजिटेशन यहाँ पर मिलते हैं। और वेस्ट बंगाल स्टेट का जो भी एरिया है उसका 16% फॉरेस्ट कवर करता है। तो सर आइए, सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है उसके बारे में जान लेते हैं। कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ठीक है। तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट एग्जिस्ट ऑन हाई ऑल्टीट्यूड, ऊंचे जो जगह हैं, जो माउंटेनस एरियाज हैं यहाँ पर नॉर्थ के तरफ वेस्ट बंगाल के, वहाँ पर कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलते हैं। अब इस फॉरेस्ट में कौन कौन से पेड़ मिलते हैं, तो देवदार, पाइन, फर, स्प्रस, चिर, ये सब जो है पेड़ यहाँ मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एवरग्रीन ओक फॉरेस्ट भी मिलता है। तो ओक के पेड़, पॉपुलर, एल्म्स, लॉरेल, मैपल, बर्चेस, ये सब पेड़ यहाँ पे मिलते हैं। कॉनिफेरस फॉरेस्ट वैसे फॉरेस्ट को कहा जाता है जिस फॉरेस्ट के ट्रीज अपनी लीव्स को साल में एनुअली शेड नहीं करते हैं। तो जिस पेड़ के पत्ते साल साल पे झड़ते नहीं हैं, गिरते नहीं हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉनिफेरस ट्रीज कहते हैं। ये सब कॉनिफेरस ट्रीज का एग्जाम्पल है। ये कॉनिफेरस ट्रीज जो फॉरेस्ट बनाते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, कॉनिफेरस फॉरेस्ट कहते हैं। अब हम लोग आएंगे मिक्स्ड फॉरेस्ट के बारे में जानेंगे। तो मिक्स्ड फॉरेस्ट कहाँ मिलता है, टेराई डुआर्स एरिया है, यहाँ पे रीजन है, वहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो ये जो रीजन है टेराई डुआर्स का, ये काफ़ी डेंस है, काफ़ी घना है। यहाँ पे डेसिडियस ट्रीज भी मिलते हैं और एवरग्रीन ट्रीज भी मिलते हैं। डेसिडियस ट्रीज वैसे ट्रीज होते हैं जो हर साल जो है अपने पत्तों को शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं, और फिर से नए पत्ते आते हैं। वैसे ट्रीज को हम लोग क्या कहते हैं, डेसिडियस ट्रीज कहते हैं। तो ये नाम ही से पता चल रहा है मिक्स्ड फॉरेस्ट है, तो इसमें एक ही तरह के पेड़ तो मिलेंगे नहीं। तो यहाँ पर डेसिडियस ट्रीज भी मिलते हैं जो साल में अपने पत्ते शेड कर देते हैं, और एवरग्रीन ट्रीज भी मिलते हैं। तो डेसिडियस ट्रीज के बारे में क्या लिखा हुआ है, शेड देयर लीव्स वंस इन ईयर, तो हर साल वो अपने लीव्स को शेड कर देते हैं। एग्जाम्पल साल, टीक, शिमुल, ये सब लकड़ी का पेड़ है। इसकी लकड़ी काफ़ी महंगी होती है, अच्छी होती है। और एवरग्रीन ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल एट अ टाइम, और जो एवरग्रीन ट्रीज होते हैं वो अपने पत्तों को कोई एक इंटरवल ऑफ टाइम में शेड नहीं करते हैं। सो दे रिमेन एवरग्रीन, वो हमेशा ग्रीन रहते हैं, एवरग्रीन रहते हैं। उसमें शीशु, चैपलस, गर्जन, रोजवुड, बैम्बू, केन, है ना। तो ये दोनों तरह के ट्रीज को मिला करके फॉरेस्ट बना, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मिक्स्ड फॉरेस्ट कहते हैं। फिर आएंगे डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस के बारे में तुम लोग जान ही चुके हो। तो जहाँ पे डेसिडियस ट्रीज सिर्फ मिलेंगे तो उसे डेसिडियस फॉरेस्ट कहेंगे। ये किस एरिया में सिर्फ मिलते हैं डेसिडियस ट्रीज, वेस्टर्न प्लेट्यू में। और यहाँ पे डेसिडियस और एवरग्रीन दोनों मिलते हैं, इसीलिए मिक्स्ड नाम है इसका। तो जहाँ पे ये मिलते हैं वो वेस्टर्न प्लेट्यूज की तरफ वेस्ट बंगाल में मिलते हैं। कौन कौन से पेड़ है, साल, साल का नाम देखे, महुआ, पलाश, ठीक है। और भी ट्रीज है, केंदू, कुसुम, अर्जुन, ठीक है। तो ये कब अपनी लीव्स को शेड करते हैं, विंटर के टाइम में अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं। फिर हम लोग जानेंगे प्लेन एरिया, जहाँ पे समतल ज़मीन है,
जहाँ पे प्लेट्यूज नहीं है, जहाँ पे माउंटेनस एरियाज़ नहीं है, जहाँ प्लेन है, वहाँ पर कैसे टाइप ऑफ वेजिटेशन मिलते हैं। तो वहाँ पर कल्टीवेशन होता है, लोग रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, मैंगो, महुआ, पलास, नीम, ठीक है, जरूल, सीरीज, ये सब जो पेड़ है जो हम लोग भी उगाते हैं अपने घरों के आसपास, आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, ये सब पेड़ जो है प्लेन एरियाज में मिलेंगे। अब हम लोग जानेंगे सुंदरवन। तुम लोग जानते ही हो सुंदरवन। तो सुंदरवन में लिटरल फॉरेस्ट मिलते हैं। लिटरल फॉरेस्ट जो वैसे फॉरेस्ट जो कि सैलाइन वाटर में पेड़ जो ग्रो करते हैं। तो ऑन द डेल्टाज नियर रिवर माउथ लिटरल फॉरेस्ट ग्रो, ठीक है। तो रिवर का जो माउथ है जहाँ डेल्टा का फॉर्मेशन होता है वहीं पर लिटरल फॉरेस्ट जो है ग्रो करते हैं। और ज़्यादातर ट्रीज़ इस फॉरेस्ट के मैंग्रोव फैमिली से बिलोंग करते हैं। ट्रीज़ का फैमिली है। जो मैंग्रोव ट्रीज़ होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, वो सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, जैसा कि हम शुरू में बता चुके हैं कि ये सैलाइन वाटर को कंज्यूम करते हैं, सॉल्ट को टॉलरेट कर पाते हैं। हेलोफिटिक प्लांट होते हैं जो अंडर वाटर ग्रो करते हैं, ठीक है। और इनके जो रूट्स हैं वो ज़मीन के बाहर निकल जाते हैं। जैसे ये ज़मीन है ना, तो इनके रूट्स जो है ना ज़मीन से बाहर, ऐसे पेड़ है ये मान लो मैंग्रोव का, तो रूट इसका ज़मीन के बाहर निकल के ब्रीथ करता है, क्योंकि जो वाटर है यहाँ का वो काफ़ी सैलाइन है, काफ़ी नमकीन है। तो रूट जो है ब्रीथ नहीं कर पाता है, उसको जो है ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, इसलिए वो ज़मीन के बाहर, इसलिए इसके रूट्स को ब्रीदिंग रूट्स भी कहते हैं, या बायोलॉजिकल टर्म में न्यूमेटोफोर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो सुंदरी का एक पेड़ है, इस तरह के फॉरेस्ट का एक पेड़ है सुंदरी, ठीक है। या और भी कुछ ट्रीज़ है, जैसे होगला है, गरान है, जीवा है, क्योरा है, ढोंडल है, ठीक है। तो सुंदरवन का जो लार्ज एरियाज है ज़्यादातर वहाँ पे सुंदरी का पेड़ मिलता है, इसीलिए उसे सुंदरवन कहा जाता है। अब हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल का जो एग्रीकल्चर है उसमें जो राइस और पोटैटो है यहाँ का मेन प्रिंसिपल फूड क्रॉप है वेस्ट बंगाल का, राइस एंड पोटैटो। वेस्ट बंगाल जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस है इंडिया में। इंडिया में सबसे ज़्यादा राइस का पैदावार कहाँ होता है? हमारे स्टेट वेस्ट बंगाल में होता है। और पोटैटो का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। पोटैटो में सेकेंड आता है इंडिया में, और राइस में फर्स्ट आता है प्रोडक्शन में। और भी जैसे कुछ हैं क्रॉप, जैसे जूट, शुगर केन, वीट, ये सब भी टॉप 5 क्रॉप्स में आते हैं। राइस पोटैटो तो है ही दो, इधर से ये 3 और है, तो ये टॉप 5 क्रॉप्स है हमारे स्टेट का, ठीक है। और भी कुछ फूड क्रॉप्स हैं, जैसे टी है, मेज है, पल्सेस है, ऑयल सीड्स है, बार्ले है, वेजिटेबल्स है, ये सब है। तो ये सब जो टी है क्या है? कैश क्रॉप है ना। और दार्जिलिंग तो जानते ही हो आप सब, टी प्लांटेशन के लिए फेमस है। दार्जिलिंग का टी जो है बाहर विदेशों में भी जो है एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो अब रबी और खरीफ क्रॉप्स के बारे में, तो खरीफ क्रॉप्स जो जुलाई टू सितंबर ग्रो किए जाते हैं यहाँ पे, राइस, मेज, कॉटन, शुगर केन। और ये सब कैसे प्लांट है? थर्स्टी प्लांट है, वाटर थर्स्टी, इन्हें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए मानसून सीजन में ग्रो किए जाते हैं जब, ठीक है। उसके बाद ये आ जाते हैं पोटैटो, वीट, बार्ले, जोआर, ग्राम, मस्टर्ड आर ग्रोन ड्यूरिंग विंटर सीजन विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन अक्टूबर टू मार्च। ये कैसे क्रॉप है? ये रबी क्रॉप्स है, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप्स कब से कब, एग्जाम्पल, रबी क्रॉप्स कब से कब, और एग्जाम्पल पढ़ लेना आप सब। और एग्रीकल्चर यहाँ के लोगों का प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, मेन ऑक्यूपेशन है। अब ये बोलोगे सर हम लोग का कोलकाता में रहते हैं, यहाँ पे तो कोई खेती नहीं करते। तो यहाँ पे तो गाँव नहीं है ना, शहर तो कम है, गांव जो देहात एरिया है, विलेज एरिया है, वो क्या है? ज़्यादा है। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं, तभी तो इतना ज़्यादा राइस का, पोटैटो का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो राइस है, पैडी है, पैडी यानी धान, उससे राइस बनता है। तो राइस जो है, पैडी जो है, यहाँ का स्टेपल फूड है पीपल का। लोग ज़्यादातर जो है राइस खाना पसंद करते हैं। उसके बाद जूट, जूट यहाँ का मेन कैश क्रॉप है, कॉमर्शियल क्रॉप है हमारे स्टेट का। फिर टी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेवरेज है, प्लांटेशन क्रॉप कहते हैं इसे, टी प्लांटेशन होता है, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज वेस्ट बंगाल को मिलता है। अब हम लोग ये जो मेन जो क्रॉप है उनके बारे में जानेंगे कि वेस्ट बंगाल में वो क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशन मिलता है जिससे कि वो ग्रो करते हैं। तो पैडी यानी कि राइस यहाँ का स्टेपल क्रॉप है, और ये क्रॉपिंग सीजन यहाँ पे क्या है राइस का?
रबी विंटर सीज़न में अभी अभी पढ़ा के गए, रबी जो है अक्टूबर से मार्च विंटर सीज़न में ग्रो करता है। ठीक है, अब चले आते हैं हम लोग राइस का टाइप में। तो वेस्ट बंगाल में राइस का टाइप होता है अमन, अस और बोरो। याद रखना, अमन, अस और बोरो। तो जो राइस विंटर में ग्रो किया जाता है उसका नाम है अमन, जो ऑटम में ग्रो किया जाता है उसका नाम है अस, और जो समर में ग्रो किया जाता है उसका नाम है बोरो। याद रहेगा आप सबको। अब आगे बढ़ते हैं। तो राइस के ग्रोथ के लिए क्या क्या जोग्राफिकल कंडीशन ज़रूरी है। तो फिज़िकल कंडीशन में टेम्परेचर कितना से कितना 16 to 27, ये आइडियल है ग्रोथ ऑफ पैडी के लिए। ठीक है, उसके बाद रेनफॉल कितना चाहिए। रेनफॉल चाहिए 100 से 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। ठीक है, सॉयल कैसा चाहिए। सॉयल चाहिए एलुवियल या क्ले, लोम ऑफ रिवर बेसिन चाहिए। फिर लैंड कैसा चाहिए। प्लेन लैंड भी चलेगा, जेंटल स्लोप्स भी चलेगा, है ना। और स्टैगनेंट वाटर मतलब उसके फील्ड में पानी जमना चाहिए। पानी जितना राइस का जैसे कोई खेत है, जम फील्ड है, उसमें पानी इरिगेट किया जाता है, डाला जाता है, पानी जम के रहता है, तभी वो राइस अच्छे से ग्रो होता है। इट इज़ अ मस्ट फॉर पैडी कल्टीवेशन। फिर अदर कंडीशन, लेबर, बहुत मेहनत का काम है राइस के प्लांटेशन में, राइस की खेती करने में, एग्रीकल्चर में बहुत लेबर चाहिए और लेबर सस्ता मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हाई यील्डिंग वेराइटीज़ HYB, कौन ऐसे ऐसे वेराइटीज़ है राइस के जिससे कि राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो IR8, रत्ना, विजया, सोना, ये सब कुछ हाई यील्डिंग वेराइटीज़ हैं जिनको अगर इस तरह के राइस के हाई यील्डिंग वेराइटीज़ को अगर हम फील्ड में ग्रो करते हैं तो ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन होता है। रत्ना, विजया, सोना IR8 है। ठीक है, अब तो ये सब जानना था बस। और हुगली ज़िला में यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पैडी का वेस्ट बंगाल में। फिर आ जाएंगे जूट में। जूट कैसा क्रॉप है, कैश क्रॉप है और एक तरह का नेचुरल फाइबर है, और लगभग जो है वर्ल्ड का जो जूट कल्टीवेशन है वो इसका 85% कहाँ पे होता है, गंगेज डेल्टा में होता है। जूट एक मेजर फाइबर क्रॉप है जिसकी हाइट 2 से 4 मीटर तक होती है, और ये जो इस प्लांट का कोई ब्रांचेस नहीं होता है। उसके बाद जब इसके स्टेम को कट कर लिया जाता है तो इसको पानी में छोड़ दिया जाता है सड़ने के लिए। दिस इज़ कॉल्ड रेटिंग, इसको रेटिंग कहते हैं। फिर जब उसके जो थोड़ा वीक हो जाता है उसका स्टेम, उसके बार्क, तो उसको क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, उसको धोया जाता है, सुखाया जाता है और फिर उसके फाइबर्स को कलर में ये किया जाता है। उसके बाद जो जूट है वो जूट इंडस्ट्री का क्या एक तरह का रॉ मटेरियल है। इसे गोल्डन फाइबर कहते हैं क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा कैश, फॉरेन एक्सचेंज हमें मिलता है। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल जो है इंडिया में जो जूट प्रोडक्शन होता है उसका 60% जूट प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल से होता है, हमारे स्टेट से होता है। अब इसके कंडीशन क्या क्या हैं। फिज़िकल कंडीशन, टेम्परेचर चाहिए 26 आइडियल है ना। उसके बाद ह्यूमिडिटी कितना चाहिए। डैम क्लाइमेट मतलब ह्यूमिड क्लाइमेट इसके लिए बहुत ज़रूरी है, तो लगभग 80 से 90% ह्यूमिडिटी इसको मिलना चाहिए। रेनफॉल, इसके लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल चाहिए, लगभग 150 सेंटीमीटर आइडियल होता है। एलुवियल सॉयल इसके लिए अच्छा होता है। अदर केमिकल फर्टिलाइज़र भी चाहिए, जैसे कि केमिकल फर्टिलाइज़र अगर हम लोग डालते हैं तो जूट कल्टीवेशन उससे ज़्यादा अच्छा होता है। पानी भी बहुत चाहिए, फिर रेटिंग करने के लिए, सड़ाने के लिए, धोने के लिए। लेबर भी चाहिए, सस्ता लेबर, क्योंकि जूट को हम लोग को उसको सो करना पड़ता है, बीज को बोना पड़ता है, रेटिंग करना पड़ता है, वॉश करना पड़ता है, ड्राई करना पड़ता है, तो सस्ता लेबर भी चाहिए। हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ जो सीड्स है जूट का, उसमें देखो इतना सारा नाम है, JRC 2112, JRC 321, JRO 632। ठीक है, प्रोड्यूसिंग एरियाज़ में कोलकाता और पुरुलिया, ये दोनों जिलों को छोड़कर, ये दोनों जगहों को छोड़कर वेस्ट बंगाल में लगभग हर जगह जूट की खेती होती है, जिसमें से जो मेन एरियाज़ हैं, जो मेजर एरियाज़ हैं, उनमें मुर्शिदाबाद, ठीक है, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, जलपाईगुड़ी, मालदा, नदिया, बर्धमान, हावड़ा, यह हावड़ा दूसरा है, वो हावड़ा दूसरा, ये हावड़ा है, वो हावड़ा है। ठीक है, और जूट एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, देखो JARI, ये बैरकपुर में है, वेस्ट बंगाल में स्टेब्लिश किया गया था। क्यों? ताकि जूट की क्वालिटी को और प्रोडक्शन को इम्प्रूव कैसे किया जाए उसके बारे में ये इंस्टीट्यूट क्या करता है, रिसर्च करता है। तो अगर ये पूछा जाएगा कि वेयर इज़ जूट एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, तो ये
इंडिया में कहाँ लोकेटेड है? बैरकपुर, वेस्ट बंगाल। फिर टी के बारे में जानते ही हो तुम लोग, ठीक है। तो टी के प्लांट जो है 3 से 10 मीटर तक लंबे होते हैं। टी के प्लांट में जो है हम लोग क्या करते हैं, उनको प्लांट करते हैं, फिर प्रनिंग करते हैं। प्रनिंग करने का मतलब क्या हुआ, रेगुलरली उनको ट्रिम करना पड़ता है, छांटना पड़ता है, जो सीजर देखते हो सीजर से काटना पड़ता है। जब वो बड़े हो जाते हैं तो उन्हें प्लग करना पड़ता है, तोड़ लेना पड़ता है। तो लगभग 6 से 8 साल लगता है उन्हें, ठीक है। तो क्या क्या प्रोसेस हुआ जानते ही हो। सो इनका प्लांटिंग होगा, प्रनिंग होगा, ट्रिम किया जाएगा, फिर प्लग कर लिया जाएगा। ये तो जब टी गार्डन में रहते हैं तब, जब तक वहाँ से प्लग नहीं करते तब तक ये 3 प्रोसेस हुआ। फिर वहाँ से निकल के वो फैक्ट्रीज़ में जाता है। क्या क्या प्रोसेस होता है, विदरिंग होता है, रोलिंग होता है, फर्मेंटिंग होता है, रोस्टिंग होता है, ब्लेंडिंग होता है और ग्रेडिंग होता है, ठीक है। क्या क्या कंडीशन है, टेम्परेचर कितना चाहिए 24 to 30, रेनफॉल कितना चाहिए। ये टी इज़ अ वाटर लविंग प्लांट, मतलब बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, बारिश 150 से 200 सेंटीमीटर की बारिश चाहिए। सॉयल कैसा चाहिए, ऐसा सॉयल जो कि जिसमें आयरन हो, मैंगनीज हो, फास्फोरस हो, पोटैश हो, ह्यूमस हो, वो उसके लिए ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। और लैंड कैसा चाहिए, रोलिंग लैंड चाहिए, हिली एरियाज में ज़्यादा होगा। अब आ जाते हैं अदर कंडीशन, लेबर चाहिए। इसीलिए देखते हो टी प्लांटेशन ज़्यादातर फीमेल लेबर काम करती हैं, क्योंकि उसको बहुत ही मतलब बहुत ही डेलिकेट होता है, उसके जो बहुत सॉफ्टली उसको तोड़ना पड़ता है, ट्रिम करना पड़ता है, बहुत मेहनत और बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है। इसीलिए ज़्यादातर फीमेल लेबर्स को रखा जाता है, ठीक है। और वो फीमेल लेबर्स जो होती हैं वो ज़्यादा कारीगर होती हैं इस काम को करने में, ठीक है। उसके बाद टी प्लांटेशन के लिए बहुत ज़्यादा पैसा का भी ज़रूरत है, अगर कोई टी कल्टीवेशन सेटअप करना चाहता है तो। अब यहाँ पे कहाँ कहाँ पे जो होता है, ज़्यादातर दार्जिलिंग ज़िले में होता है, जानते ही हो। दार्जिलिंग के अलावा कालिम्पोंग में, जलपाईगुड़ी में भी होता है। दार्जिलिंग का टी जो है वो ये सब जगह में एक्सपोर्ट किया जाता है, काफ़ी फेमस है। अब हम लोग जानेंगे इंडस्ट्रीज़ के बारे में, वेस्ट बंगाल की इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो वेस्ट बंगाल में जब ब्रिटिश लोग का टाइम था 1854 में, उस टाइम में जूट मिल्स कुल सेटअप किया, कुछ थोड़ा बहुत जूट मिल सेटअप किया गया था ब्रिटिश के टाइम में। और फिर 1855 में भी जूट मिल रिश्रा में सेटअप हुआ था। तो व्हेन वाज द फर्स्ट जूट मिल सेटअप इन वेस्ट बंगाल, इट वाज इन 1855 नियर इन एट रिश्रा। अच्छा, उसके बाद बालीगंज सर्कुलर रोड था, जानते ही हो बालीगंज रोड, बालीगंज फाड़ी। तो बालीगंज सर्कुलर रोड में 1870 में भी कुछ एक पेपर मिल का सेटअप किया गया था। फिर 1874 में आयरन एंड स्टील मिल सेटअप हुआ था, बंगाल आयरन वर्क्स लिमिटेड के नाम से। क्या नाम था मिल का? बंगाल आयरन वर्क्स लिमिटेड। कहाँ? कुल्टी में। कुल्टी यहीं पर है, बंगाल में ही है, 1874 में। तो व्हेन वाज द फर्स्ट आयरन एंड स्टील मिल सेटअप इन बंगाल? उसका नाम था बंगाल आयरन वर्क्स लिमिटेड। कहाँ सेटअप हुआ था, कब हुआ था? 1874। कहाँ हुआ था? कुल्टी में हुआ था। और जानेंगे आयरन स्टील इंडस्ट्री जो है उसमें सबसे पहले जो कॉमर्शियल ब्लास्ट फर्नेस, इस आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए ये ब्लास्ट फर्नेस जो है काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो ब्लास्ट फर्नेस कब सेटअप हुआ था? 1875 में। कब मिल ओपन हुआ था? 1874 में। अब आएंगे आगे जानेंगे कि आयरन स्टील जो इंडस्ट्री है इंडिया का, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, ये जो है कब सेटअप हुआ था? बर्नपुर में सेटअप हुआ था। कब सेटअप हुआ था? 1919 में सेटअप हुआ था, ठीक है। और उसके बाद जो है इसके बहुत अलग अलग ब्रांचेस हुए। हीरापुर जो कि आसनसोल में है, कि कुल्टी जो वेस्ट बंगाल अभी भी आसनसोल में, वेस्ट की तरफ है, ये साउथ की तरफ है। ये तीसरा बर्नपुर में है, ये भी साउथ वेस्ट आसनसोल की तरफ है। तो ये जो इंडियन आयरन स्टील एंड कंपनी है, ये जो है नेशनलाइज हुआ। नेशनलाइज मतलब आज़ादी के बाद इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, इसको रजिस्ट्रेशन हुआ 1976 में। ये तो आज़ादी के पहले की बात है, ये आज़ादी के बाद की बात है। और फिर उसके बाद ये जो इंडियन आयरन स्टील कंपनी है, ये अभी सेल के अंडर में, सेल क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक गवर्नमेंट की कंपनी है, उसके अंडर में ये कंपनी अभी चल रही है। तो ये स्टील प्लांट यहाँ पे क्यों डेवलप किया गया है? क्योंकि आयरन और उसको गुआ अलग जगह के, गोवा अलग जगह। गुआ झारखंड में पड़ता है, वहाँ पे काफ़ी सारे माइंस हैं, खान है। जामदा, मनोहरपुर एरियाज़ है झारखंड के, जहाँ से उसको आयरन और मिल जाता है। तो उड़ीसा, झारखंड, बिहार, ये सब कैसा जगह है? वेस्ट बंगाल का नेबरिंग स्टेट्स, आसपास की जगह है, जहाँ से इन सब जगहों में खान है, कोयले, आयरन माइंस की खान है, जिससे कि आयरन और मिल जाता था। उसके बाद कोल कहाँ मिला? रामनगर से मिला।
झरिया झारखंड से, वहाँ से भी कोल मिला। लाइमस्टोन डोलोमाइट कहाँ से मिला? सिंहभूम से मिला झारखंड के। मैग्नीज कहाँ से मिला? उड़ीसा से मिला। वाटर कहाँ से मिला? दामोदर रिवर से मिला, है ना। तो ये सब पोर्ट फैसिलिटी है यहाँ पे, कोलकाता पोर्ट है। इलेक्ट्रिसिटी खुद का अपना था। रेडी मार्केट था आयरन पाइप का, स्टील प्लांट का, जो कि कोलकाता में आसानी से माल जो बनता आयरन का पाइप वो बिक्री भी हो जाता। तो ये सब कुछ वजह थी जिसकी वजह से इंडियन आयरन स्टील कंपनी 1919 में यहाँ पे सेटअप हो गई। आसपास से इतनी सारी चीज़ें उसको आसानी से मिलती जा रही थी। लेकिन इसका प्रॉब्लम कुछ अभी फेस करना पड़ रहा है। क्या प्रॉब्लम है कि ये जो कोल मिल रहा था उसको रानानगर कोलरी से, वो हाई क्वालिटी का नहीं है ना। और उसके बाद उससे बहुत ज़्यादा ऐश होता है, जो कि परमिसिबल लिमिट से, कोयला से ज़्यादा बहुत राख निकलता है। तो जो सेल का या गवर्नमेंट का जो एक रेंज बना हुआ कि इस रेंज से ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, तो उस रेंज से ज़्यादा पोल्यूशन हो जा रहा है उस कोयले से। अच्छा क्वालिटी का कोयला नहीं मिल रहा है। और ओल्ड मशीनरीज़ हैं जिससे कि मतलब उनको मेंटेन जो है कर पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। और उसको मॉडर्नाइज़ करने के लिए पैसे नहीं है इस कंपनी के पास, ठीक है। तो ये सब कुछ इसके प्रॉब्लम है। और जो ब्लास्ट फर्नेस है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, और वो हेवी लॉसेस इसकी वजह से इसको फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं दुर्गापुर स्टील प्लांट यानी DSP, दुर्गापुर स्टील प्लांट, इसके बारे में जान लेते हैं। दुर्गापुर स्टील प्लांट भी, ये भी सेल जैसे वेस्ट बंगाल बोर्ड है। वेस्ट बंगाल बोर्ड जैसे वेस्ट बंगाल बोर्ड है, वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंडर में क्या है, बहुत सारा स्कूल्स है ना। कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंडर में बहुत सारा कॉलेज है। वैसे ही स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर ही बहुत, जितना भी इंडिया का मतलब नाम ही है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसके अंडर में जितना भी आयरन स्टील कंपनियों का, सब इसके अंडर में काम करेंगे, ये सबको सुपरवाइज करेगा, ठीक है। तो दुर्गापुर स्टील प्लांट दुर्गापुर में स्टार्ट हुआ वेस्ट बंगाल के, जो कि वर्तमान में है। और एक ब्रिटिश कंपनी है, उसका नाम है आइस्कॉन, ISCON, ठीक है। तो ये दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है, इस ब्रिटिश कंपनी इस ISCON के साथ उसका क्या टेक्निकल नो हाउ, उसके साथ उसका मतलब तरह का, उससे वो टेक्निकल हेल्प लेता है, उसके साथ वो साथ में काम कर रहा है, उससे एक तरह से समझ जाओ तो एडवाइस लेके काम कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आता है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट कौन सी ब्रिटिश कंपनी के साथ उसका टेक्निकल जो है उसका लिंकअप है, ठीक है। उसका नाम क्या है, ISCON या ISCON, फुल फॉर्म तो दिया नहीं हुआ है। उसके बाद ये जानेंगे कि आयरन ओर जो है दुर्गापुर स्टील प्लांट सेटअप करने का दुर्गापुर में क्या वजह था। आयरन ओर उसको मिल गया सिंहभूम झारखंड से, उड़ीसा के केओनझार डिस्ट्रिक्ट से। और हाई वैरायटी ऑफ कोल मिल गया रानीगंज और झरिया से। लाइमस्टोन डोलोमाइट मिल गया उड़ीसा के बीरमित्रपुर से। मैग्नीज मिल गया बरबील से, पुनाई से, उड़ीसा से। वाटर मिल गया दामोदर रिवर से। प्लांट जो है, जो प्लांट सेटअप हुआ दुर्गापुर का, उसको कोलकाता दिल्ली का रेलवे लाइन भी मिल गया ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। कोलकाता पोर्ट से जो है वो नेविगेशन, मतलब पानी के थ्रू भी वाटर ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकता था। वेस्ट बंगाल से उसको सस्ता लेबर मतलब मजदूर मिल गए। बिहार से, उड़ीसा से भी लोग आके काम करने लगे। इस वजह से दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है सक्सेसफुल हो गया। लेकिन इसका कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम हो गया 1960 के बाद से कि 1960 से इसका प्रॉब्लम है कि बहुत टेक्नोलॉजिकल एम्बुलेंसेस है, प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है, वही जो उसका प्रॉब्लम था, ठीक है। और जो इसका स्टील है, लेस प्रोडक्शन ऑफ अलॉय स्टील वाज आल्सो अ प्रॉब्लम। स्टील स्पेशल तरह का स्टील लॉय का प्रोडक्शन जो है नहीं हो कर पा रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर गया है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव ऑर्डर्स जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका भी प्रॉब्लम चल रहा है। प्रॉस्पेक्ट्स क्या है इसका, दुर्गापुर स्टील प्लांट वॉज टेक्नोलॉजिकली ऑब्सोलीट एंड नीडेड ह्यूज इन्वेस्टमेंट फॉर मॉडर्नाइजेशन। तो उसको कैसे प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, मॉडर्नाइजेशन का ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए जो है काफ़ी पैसा चाहिए, है ना। तो गवर्नमेंट जो है बहुत सारा पॉलिसी देख रहा है जिससे कि इसको और इम्प्रूव कर सके। बस यहीं तक है आपका अभी जो ऑनलाइन एवोल्यूशन 3 का सिलेबस है। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे जब इसमें आगे लेसन प्लान मिलेगा तो, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।